हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं आर ओ के मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए सभी सब्जेक्ट में से, ठीक है। 300 प्रश्न, 300 किसी में आप किस सब्जेक्ट में आपको 300 मिलेंगे, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 400। इस तरह से लगभग 4000 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और लगभग हम आज कोशिश करेंगे लगभग आपको 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करवाने के। टाइम लगेगा, घंटे भी लगेंगे और जल्दी भी करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझाया जा सके, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या धोलावीरा। देखो, अगर बाई चांस मोहनजोदड़ो अगर राखीगढ़ी भी इस ऑप्शन में होता तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी होता, ठीक है। अगर राखीगढ़ी इस में होता तो उस पर टिक करते, ठीक है, बाकी इन लोगों को छोड़ देते। लेकिन राखीगढ़ी है नहीं तो मिडिल किसी को तो टिक करना ही होगा, तो मोहनजोदड़ो को टिक करेंगे क्योंकि राखीगढ़ी के बाद मोहनजोदड़ो है जो बड़ा है, ठीक है। किसी कॉपी में मोहनजोदड़ो लिखा है, किसी कॉपी में राखीगढ़ी लिखा है। राखीगढ़ी इस टाइम हरियाणा में है और नई साक्ष्य जो प्राप्त हुई उसमें राखीगढ़ी ज्यादा बड़ा है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और अगर मोहनजोदड़ो भी ना होता तो हम धोलावीरा टिक करते, ठीक है। लेकिन अब इसमें मोहनजोदड़ो धोलावीरा दोनों है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा के अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। 1922 में इसकी खोज हुई थी, किसने? दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। 1922 में इसकी खोज हुई थी और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यहाँ से विशाल स्नानागार और अन्य भंडार और कांस्य की नृत्य करती बालिका की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ठीक है। और यहाँ का जो सबसे अच्छा जो है वो मोहनजोदड़ो ही है, सबसे अच्छा नगर, ठीक है। हड़प्पा के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो जिस स्थल की खोज हुई है उसका नाम है हड़प्पा। 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। और इन्हीं को हड़प्पा सभ्यता की खोजने का श्रेय भी जाता है, ठीक है। वैसे तो मार्शल हैं, ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदारी थी, जो चेयरमैन है वो मार्शल है के, लेकिन उन्होंने कोई स्थल खोजा नहीं था, वो बस नाम के लिए थे, ठीक है। जो काम किया था वो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। कालीबंगा जो कि गुजरात में है, कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों ही इस टाइम पाकिस्तान में है। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भी गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में। सॉरी, कालीबंगा राजस्थान में है। क्लियर? थोड़ा सा मिस हुआ। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ज्योति खेत के साक्षी मिले, ठीक है। हड़प्पा की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा है। और धोलावीरा के बारे में बात करें तो एक गुजरात में है। अपने जल उत्कर्ष जल प्रबंधन प्रणाली और 3 भागों में विभाजित नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, ठीक है। धोलावीरा की जो खास विशेषता है वो क्या है? इसके 3 हिस्से, ठीक है, 3 हिस्से, दुर्ग, मध्य और निचला, ठीक है। इसके 3 हिस्से। और यहाँ पर जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जल प्रबंधन प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये लोग वर्षा का जल संचित करते हैं, उसका यूज भी करते हैं फसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, ठीक है। इन्हीं को श्रेय जाता है 1921 में। जन मार्शल इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। देखो, इन्होंने हड़प्पा स्थल की दयाराम साहनी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और प्रारंभिक उत्खननकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को पहचान हो पाई थी। राकेश दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, ठीक है। और ये दूसरा स्थल था जो कि खोजा गया था। मार्टिन व्हीलर के बारे में बात की जाए 1931 में, तो मार्टिन व्हीलर एक महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे जिन्होंने बाद के वर्षों में 1940 के दशक की बात की जा रही है, ठीक है। 1940 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो बड़े पैमाने पर उत्खनन किया और लेकिन भी प्रारंभिक खोजकर्ता नहीं कहे जाएंगे। जॉन मार्शल के बारे में बात की जाए तो इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने 1924 में, ठीक है, 1924 में स्थायी रूप से घोषणा कर दी थी कि हाँ, हमने एक सभ्यता की खोज किया है जो जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तथ्य की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया था स्थल था। ये सभ्यता कांस्य की थी, यानी कि यहाँ पर कांसा प्राप्त हुआ था, तांबा और टिन, सॉरी कांसा नहीं प्राप्त हुआ था, तांबा और टिन प्राप्त हुआ जिसको मिलाकर कांसा बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो के बारे में बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ महत्वपूर्ण का टीला। देखो, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण का टीला, इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक स्थल बात की जाए तो मोहनजोदड़ो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, लेकिन इसका नाम यह नहीं है। मोहनजोदड़ो की शहरी योजना के ऊपर शहर, दुर्ग और निचला शहर होता था। इस स्थल में पाए गए मानव कंकालों का अध्ययन से कुछ पदार्थ को पता लगता है कि आर्य आक्रमण था, लेकिन ये गलत है, होता है। सिंधु घाटी में महान स्नान नगर कहाँ स्थित? तो मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। तो ये खास इंपॉर्टेंट है महान स्नान नगर के बारे में, ग्रेट बात। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख और अच्छी तरह से संरक्षित संरचनाओं में से एक है एक विशाल ईंटों से बना जलाशय, जिसे धार्मिक या अनुष्ठान स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, जिसकी जल निकासी प्रणाली बहुत ज्यादा उन्नत थी। हड़प्पा के बारे में बात की जाए तो हड़प्पा अन्न भंडार के लिए फेमस था, ठीक है। यहाँ पर कई सारे अन्न भंडार मिले हैं, लेकिन यहाँ पर विशाल स्नान नगर नहीं है। कालीबंगा में जुटी हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, अग्निवेदिका मिली हैं, लेकिन वैसा महान स्नान नगर नहीं है। चंद्रउद्रोड़ के बारे में बात की जाए तो इसे औद्योगिक शहर कहा जाएगा। औद्योगिक शहर कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, ठीक है। और चावल के साक्ष्य चंद्रउद्रोड़ में प्राप्त हुए हैं। महान स्नानागार में प्रवेश के लिए एक सीढ़ी और इनके जो फर्श है बिटुमन लेप किए गए। देखो जो महान स्नानागार है इसकी जो फर्श है ना, फर्श, इसमें एक लेप लगाया गया जिसका नाम है बिटुमन, बिटुमन, ठीक है। इस लेप से क्या होता था? पानी रिश्ता नहीं था, ठीक है, सीढ़ियाँ नहीं आते थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि स्नानागार किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहला खोजा गया है कौन सा था? तो हड़प्पा था, 1921 में दयाराम साहनी में खोजा गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था राकादार बनर्जी द्वारा, ठीक है। धौलावीरा की खोज की जाए तो ये कहाँ पर है, ये बताइए। धौलावीरा कहाँ पे टाइम? धौलावीरा गुजरात में है। और किसने खोजा था? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने कब खोजा था? तो 1967-68 में खोजा गया था, 1967-68 में। क्लियर? राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी की खोज कब हुई थी? अभी ये बताओ कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। ये कहाँ पर? हरियाणा में है, HR, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा स्थल है इस टाइम पीरियड में। जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की औपचारिक घोषणा कर दी थी, जो हड़प्पा की खोज के बाद ही संभव हो पाया था। हड़प्पा से कई महत्वपूर्ण पुरातत्व वस्तुएं मिली, जिनमें से मेड़ मूर्ति, मोहरें और कब्रिस्तान। अब जिस आपने R37 के बारे में सुना है, ठीक है, R37 ये एक कब्रिस्तान है जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है। यहाँ पे मोहरें और मेड़ मूर्तियां मिली हैं। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बैठते हैं। क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं पर किस पशु की आकृति मिली है? तो एक सिंग वाला बैल की आकृति मिली है। वैसे हाथी, घोड़ा, बकरी मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिला है एक सिंग वाला बैल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वो किसकी बनी होती है? तो वो स्ट्रीटाइट की बनी होती है। स्ट्रीटाइट, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, एक सेल खड़ी है, ऐसा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कैसी थी? वो चित्राकृति है, जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी। ब्राह्मी, खरोष्टी और नागरी ये नहीं थे। ब्राह्मी, खरोष्टी की बात की जाए तो जो अशोक के जो स्तंभ हैं वो इन्हीं में मिले हैं। अशोका के जो स्तंभ है, ठीक है, वो इन्हीं लैंग्वेज के मिले हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी के ही मिले हैं। किस स्थल में अग्निवेदिकाओं का पता लगता है? तो कालीबंगा में अग्निवेदिकाओं का पता लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें का सही आंसर हो जाएगा। लोथल में बंदरगाह मिला है, राखी गढ़ी में सबसे बड़ा स्थल है, और सुरकोटला में बात की जाए तो ये बताइए सुरकोटला कहाँ पे है? जल्दी से स्क्रीन का राइट आंसर दीजिए। सुरकोटला भी गुजरात में ही है, ठीक है। और हरियाणा, राखी गढ़ी हरियाणा में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 400-600 संकेत पाए गए हैं। इस लिपि के गुड़ रहस्यों का उद्घाटन अभी तक नहीं पता लग पाया है। देखो कालीबंगा के बारे में थोड़ी और जानकारी लिख दो। साथ जो आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी अग्निवेदिकाएं मिली हैं कालीबंगा में, तो टोटल 7 अग्निवेदिकाएं थी, 7। क्लियर? जो सब बताया धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के लिए प्रयोग किए जाते थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं। लोथल के बारे में बात करें तो प्रमुख बंदरगाह है, और राखी गढ़ी के बारे में बात की जाए तो सिंधु स्थल है, लेकिन यहाँ अग्निवेदिकाओं के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सुरकोटला जो कि गुजरात में, यहाँ पर सुरकोटला है ना, यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े से परिचित थी। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो वो लोथल है, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां तो आपको पता ही है, कालीबंगा से मिली हैं। तो सिंधु घाटी का स्थल कौन सा स्थल है जो बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो लोथल है। लोथल जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी है, जहाँ पे एक विशाल गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। माल को ले जाना, ढुलाई, लाई, ये सब मिलते थे।
धोलावीरा के बारे में बात की जाए तो धोलावीरा के 3 स्थल है, ठीक है, 3 हिस्से हैं, ठीक है, 3 हिस्से हैं जो दुर्ग को इन सब में बटाता है, इसलिए। और यहाँ की जो जल प्रबंधन प्रणाली है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, ठीक है। बनावली के बारे में बात की जाए तो बनावली भी हरियाणा में है, एचआर में है, और बनावली राखीगढ़ी दोनों ही हरियाणा में है, ठीक है। यहाँ पर जो, ठीक है, बनावली में क्या था, बनावली में मिट्टी का हल मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का हल। इसी से साफ सामने समझ में आ जाता है कि जो हल है वो यहाँ पर लकड़ी का यूज हुआ था, क्लियर है, लोहे का नहीं। कांसे का भी बन नहीं सकता है क्योंकि कांसे इतना ज़्यादा प्रयोग, मतलब कांसे का प्रयोग था लेकिन इतना भी नहीं था कि वो हाली बना दें कांसे से। चिंदोड़ी तो एक औद्योगिक केंद्र है और यहाँ पर मन के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता में कौन सभ्यता में मकानों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? संगमरमर, कच्ची ईंट, पत्थर, पक्की ईंट। तो पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था, जो कि ईंट का आकार क्या था, 1:2:4 या 4:1:4:2:1, जो आपको दिखाई दे जाए उसको टिक कर देना। लोथल को ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, और लोथल से पता लग जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर फारस और मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती बालिका की कांस्य मूर्ति कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। नृत्य करती बालिका की मूर्ति मोहनजोदड़ो में है, लेकिन जो माता देवी की मूर्ति हड़प्पा में है, ठीक है। लोथल आपको बंदरगाह है, और कालीगंगा में काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और जो नृत्य करती मूर्ति है ना, बालिका की मूर्ति है, कितने वर्ष पुरानी? लगभग 4500 वर्ष पुरानी है, ठीक है, वर्ष पुरानी है। और इसका साइज क्या था? इसका साइज था 10.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। और ये कौन सी तकनीक थी? शायद पेरिड्यू यानी वैक्स तकनीक की थी, वैक्स मोम से बनाई जाती थी, मोम ढलाई वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में नहीं है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, चिनहुदड़ो और धोलावीरा में बात की जाए तो बताइए, इनमें से धोलावीरा नहीं है, बाकी चिनहुदड़ो भी है, क्लियर। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो बाद में हड़प्पा लड़काना जिले में है। धोलावीरा भारत के, और धोलावीरा के बारे में बात करते हैं, ये गुजरात में है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। हड़प्पा के बारे में बात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और चिनहुदड़ो के बारे में बात की, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश बड़े और महत्वपूर्ण स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। भारत के प्रमुख स्थल में लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, बनावली, रंगपुर, रोजदी इत्यादि है। सिंधु सभ्यता में किस रंग के मिट्टी के बर्तन आमतौर पर पाए गए थे? लाल रंग के बर्तन पाए गए थे। तो लाल रंग के, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर लाल या गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी, जिसमें ज्यामिति, डिजाइन, पशु पक्षी और कभी कभी पेड़ पौधे भी शामिल होते थे। आगे बढ़ते हैं। किस तरह सिंधुकालीन औजारों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? तो किस स्थल में सिंधुकालीन औजारों की सबसे अधिक विविधता पाई? कालीबंगा, चिनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? चिनहुदड़ो में औजारों की विविधता पाई जाती थी। चिनहुदड़ो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के औजार, मणिके बनाने के उपकरण, सील बनाने के उपकरण और अन्य शिल्प से संबंधित वस्तुएं बड़ी मात्रा में पाई जाती थी। यह विशेष रूप से मणिके यानी कि बीड मेकिंग उद्योग के लिए फेमस था। कालीबंगा के बारे में बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सभी स्थलों में औजार मिले हैं, लेकिन चिनहुदड़ो में शिल्प उत्पादन की विशेष प्रकृति के कारण औजारों की विविधता अधिक थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बड़े क्षेत्र अन्न भंडार से संबंधित थे, सब इमारतों से संबंधित थे, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया था, इसलिए इंडस्ट्री में औजारों की जरूरत पड़ती है और औजार अलग अलग होने चाहिए थे। चिनहुदड़ो के बारे में बात कीजिए, एकमात्र सिंधु शहर था जहाँ पर कोई गढ़ नहीं था, ठीक है, यहाँ पर कोई गढ़ नहीं था, यानी कि यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं था, सब सेम थे, ठीक है। लिपस्टिक की बात की जाए तो लिपस्टिक के साथ भी चिनहुदड़ो से मिले हैं लिपस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जाता है बताइए लिपस्टिक के साथ काम मिले, तो लिपस्टिक को आप चिनहुदड़ो से टिक करोगे, ठीक है। देखो ऐसे याद रख लो कि देखो जहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्री लगी होगी वहाँ पैसा आएगा तो लड़की होगी तो लिपस्टिक वाली भी मिलेगी। इससे आप समझ रखो, ये सब याद कराने की चीज़ें, इससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन की सबसे प्रमुख विशेषता तो ग्रिड पैटर्न, ठीक है, प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री पर काटती थी, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शहरों का आमतौर पर दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिम भाग में एक ऊपर उठा हुआ था और पूर्वी भाग में एक निचला शहर था, ठीक है।
जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो वेस्ट वाला साइड था वो उठा हुआ था और जो ठीक है जो पूर्वी भाग था वो थोड़ा नीचा था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में कुएं का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखा गया था? राजगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो बताइए कुएं का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखा गया था? तो मोहनजोदड़ो में ही देखा गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो अपने असाधारण जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें बड़ी संख्या में कुएं भी शामिल थे। ठीक है, जिसकी बड़ी संख्या में कुएं भी शामिल थे। अनुमान है कि शहर में लगभग 700 से अधिक कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? लगभग 700 कुएं थे। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बन जाता है। इसलिए हर घर में, हर ब्लॉक में पानी की उपलब्धता थी, यानी अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम था, पानी अच्छा खासा जगह उपलब्ध था। राखीगढ़ी, लोथल और हड़प्पा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कुएं मिले हैं, लेकिन इतने भी नहीं मिले हैं, मतलब मोहनजोदड़ो से ज्यादा नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह तांबे की तोप कब से मिला? तांबे की तोप तो कालीबंगा, चंद्रजोड़ो, हड़प्पा या लोथल? तो लोथल पे तांबे की तोप के अवशेष मिले हैं। क्लियर, देखो यह इस बात के संकेत देता है कि सिंधु घाटी के लोग धातु विज्ञान में काफी उन्नत थे और शायद अन्य सैन्य उपकरणों के लिए निर्माण में भी शामिल थे। हालांकि तोप शब्द आधुनिक संदर्भ के थोड़ा भ्रामक हो सकता है। संभवतः एक प्रकार की धातु की बंदूक या हथियार का टुकड़ा था। कालीबंगा में बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों कुएं, अग्निवेदिका, चंद्रजोड़ो, मन के बनाने कारखाने और हड़प्पा में अन्य भंडार और मुहारे इत्यादि प्राप्त हुई थी। लोथल अपने बंदरगाह व्यापार के लिए जाना जाता था। तांबे और कांस का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में औजारों, धातुओं और हथियारों और कलाकृतियों के लिए काम होते थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी तांबा, कांसा दोनों इन सबसे परिचित थे। कांसा तांबा से मिलाकर बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस तत्व की अनुपस्थिति, नगर व्यवस्था, धातु मूर्तियां, मुद्रा व्यवस्था या राजा को उल्लेख? तो राजा को उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में एक जलाशय तथा जल निकास की विशेष व्यवस्था मिलती है। जलाशय और जल निकास की व्यवस्था, जलाशय और जल निकास यानी ये है धौलावीरा, यानी 3 हिस्से हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है 3 हिस्से। और यहाँ पर जो जल की व्यवस्था थी ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये ऐसा पेटियां बनाते तो उनमें वर्षा का जल भर लेते थे और उसी वर्षा जल से सिंचाई का काम कर देते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्तर पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए? तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो घोड़े के अवशेष सुरकोटडा में मिले हैं। क्लियर, सुरकोटडा है कहाँ? जो कि गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटडा से इसका घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से बहुत ज्यादा परिचित थे। अगर आपसे पूछा जाए कि में कौन सा स्थल, कौन सा पशु नहीं बिलोंग करता है, तो घोड़े पे ही आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सुरकोटडा गुजरात में है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे घोड़े के पेपर प्रूफ मिले हैं। कालीबंगा, चंद्रजोड़ो, इन सब में घोड़े का अवशेष नहीं है। घोड़े के अवशेषों की उपस्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में विवादास्पद है। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः पालतू जानवर बैल, भैंस, भेड़िया, बकरी और कुत्ते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में वजन माप की कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? दशमलव की 16 मल्टीपल थी। ठीक है, वजन और माप के लिए 16 मल्टीपल थी। 16 32, ठीक है, इस तरह 16 32, ठीक है, इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। ठीक है, ओके। अरे छोटी इकाई नापी जाए तो वो किस में नापी जाए? वो 1, 2, 4, 8 इन सब में नापी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सिंधु सभ्यता में जो तराजू का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलता है? देखो तराजू का प्रयोग लोथल में ही मिलेगा, क्योंकि लोथल में ऐसा होता था, लोथल में सिक्की आते थे, माला उतरता था, तो वहां पर नाप तौल की क्रिया होती थी। ठीक है, चंद्रजोड़ो के बारे में आपको पता है कि मनिका का मिला है, मनिका कारखाना मिला है। अच्छा, हाथी के दांत भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, और ये जो तराजू था वो हाथी के दांत का बना हुआ करता था। ठीक है, धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए और हड़प्पा अन्य भंडारण के लिए था। ठीक है, हड़प्पा सबसे किस भाषा से लिया गया है? तो ये पंजाबी भाषा से लिया गया है, क्योंकि ये पंजाब तक प्रांत साइड था, तो और सिंधु नदी थी, तो ये जो हड़प्पा शब्द है वहीं से ले लिया गया था। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो ये रावी नदी किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा शब्द लोग कृषि के किस कृषि उपकरण का उपयोग करते थे? तो लोहे के हल या लकड़ी का हल? तो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लकड़ी के हल का प्रयोग कृषि के लिए करते थे। बनावली जैसे मिट्टी से बने हल के खिलौने मिले हैं, जो लकड़ी के हल के वास्तविक उपयोग की पुष्टि करते हैं। लोहे से भी अपरिचित हैं। ठीक है, कांसे के हल
के बारे में बात की जाए तो कांच का उपयोग औजारों और कुछ हथियारों के लिए किया जाता था, लेकिन अब हाल इतना बड़ा होता था तो उसके लिए कांच का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि वहाँ के लोग खेती जानते थे। तो इन सप्ताह में प्रमुख फसल गेहूँ, जौ, मटर, तिल और सरसों थी, जिसमें कपास जो फसल थी वो सबसे पहले सिंधवासी लोगों ने ही पूरी दुनिया को बताया था। सप्ताह में देवताओं की पूजा कैसी होती थी? तो मूर्तियों के माध्यम से, बिल्कुल मूर्तियों के माध्यम से होती है। मूर्ति के माध्यम से कैसे? आपने माता देवी की मूर्ति सुना है, ठीक है, माता देवी की मूर्ति होगी, पशुपति की मूर्ति होगी जो कि भगवान शिव की बात में बताया जा रहा है कि भगवान शिव की है। यज्ञों का जो प्रयोग होता है वैदिक सप्ताह में होने लगा था। ठीक है, और मठों का प्रयोग, ठीक है, ये जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें मठों का प्रयोग होता था। अब यज्ञों का, मंदिरों का, इन सब में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था, तो तांबे का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। बाद में तांबा और टिन मिला के कांसा बना लिया गया है। पशुपति महादेव की मूर्ति किस से मिली है? पशुपति महादेव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जबकि महादेव की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। क्लियर? बाद में पशुपति को ही लॉर्ड शिवा का रूप बताया गया है। इस मोहर से सिंधु लोगों की मान्यताओं और समता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस स्थल से रंगाई का कारखाना मिला? रंगाई का कारखाना अभी तक हमने मन के बनाने का कारखाना देखा, अब रंगाई कारखाने में बताओ। तो चनउद्रो, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल पे रंगाई कारखाने मिले हैं। ठीक है, लोथल से रंगाई कुंड या रंगाई के कारखाने कब से मिले हैं? जो यह सब देते हैं कि शहर में वस्तुओं की रंगाई का एक विकसित उद्योग था। लोथल एक व्यापारिक केंद्र होने के कारण वस्तुओं का उत्पादन और रंगाई वहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि रही होगी। चनउद्रो मन के कारखाने हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये बड़े शहर हैं। ठीक है, शिल्प कार्य होते थे, लेकिन रंगाई का उद्योग यहाँ पर प्रचलित नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग कपास खेती के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पहली बार कपास सुखाया था। लोथल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मिट्टी और औजार से बनी औद्योगिक प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग की सभ्यता है? तो ये ताम्र युग या कांस्य युग? तो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पे कांस्य का प्रयोग ज्यादा हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता ही कह दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रमुख अनाज कौन सा था? तो गेहूं था, और जौ का भी प्रयोग होता था, लेकिन गेहूं का ज्यादा होता था, जौ का उतना नहीं होता था। मक्का तो लोग बचते ही नहीं थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, चावल के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो चावल के बारे में बात करते हैं। चावल के आपसे कुछ इस तरह मिले जैसे कि लोथल में, ठीक है, लोथल में भी चावल के साथ मिले हैं कुछ, यानी कि लोथल के लोग चावल का उपयोग करते थे। ठीक है, प्रयोग अनाज के तौर पर नहीं कह सकते हम इसे। सिंधु सभ्यता में कृषि एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी कि अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर थे। कपास खेती करने वाले पहले लोग भी थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता कैसी थी? तो ये भूमिगत जल प्रणाली, बिल्कुल, सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता थी भूमिगत जल प्रणाली। यहाँ पे पानी रुकता नहीं था। ठीक है, और नालियाँ इस तरह से होती थी। ठीक है, मतलब ऊपर ऐसी सभी चली जाती थी और जिससे पानी रुकता नहीं था, और बीच बीच में लगे होते थे, जिससे कि क्या होता था, कॉकपिट लगे होते थे, जिसमें क्या होता था कि जो भी कचरा चढ़ा है वो बीच में रख जाता था, बाकी सिर्फ पानी ही आगे बहता था, बाकी कचरे को बाहर निकाल के हटा दिया जाता था। अब गोलाकार सड़कें तो नहीं थी, सभी सड़कें 90 डिग्री काटती थी, इसलिए गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में प्राप्त लेख किस माध्य पर लिखे गए थे? तो मिट्टी की मोहरों पर, भोज पर, ताम्र पर या कपड़े पर? तो मिट्टी की मोहरें सिंधु सभ्यता में प्राप्त लेख किस माध्यम पर लिखे गए थे? अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो मिट्टी की मोहरों पर लिखे गए थे। देखो, सिंधु सभ्यता की अधिकांश लिपियां मिट्टी या स्टेलाइट में बनी मोहरों पर पाई गई हैं। ये मोहरें छोटी होती थी और पर अक्सर पशुओं के चित्र, साथ साथ कुछ अक्षर भी अंकित किए जाते थे। भोज पर, ताम्र पर, कपड़े, इन पर नहीं लिखे जाते थे। मोहरों के बारे में बात की जाती है, मोहरें हमेशा व्यापार, प्रशासन और व्यक्तिगत पहचान के लिए उपयोग की जाती थी। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इन लेखों को बांटने में अर्थ अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल मुद्राएं किस धातु की बनी होती थी? तो भी किसकी बनी थी? स्टीलाइट बनी होती थी। ठीक है, व्यापारिक विनिमय में उपयोग किया जाता था। स्टीलाइट यानी खड़ी पत्थर से, ठीक है, खड़ी होती थी, पत्थर से भी बनी होती थी। ये नरम पत्थर जिससे आसानी से नक्काशी की जा सकती थी। इन मोहरों पर अक्सर जानवरों की आकृति, जैसे कि एक सिंग वाला बैल, हाथी, बाघ जैसे ये सब होते थे, और कुछ प्रतीक भी बने होते थे। इन मोहरों के उपयोग से सिंधु सभ्यता में व्यापारिक नेटवर्क और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कि इस तरह से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। अब ये बताइए, बैलगाड़ी का खिलौना कहाँ मिला है? हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ या धौलगिरा? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि बैलगाड़ी का खिलौना कहाँ से मिला है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भूलना मत, बैलगाड़ी का खिलौना लोथल से प्राप्त हुआ है। बैल ला लोथल, गाड़ी लोथल।
ठीक है। तो बैलगाड़ी लोथल से प्राप्त हुआ है, बैलगाड़ी का जो खिलौना है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। इसलिए इस बात से हम समझ में आते हैं कि लोग वहाँ के लोग बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। सिंध घाटी लोग परिवहन के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। ऐसे खिलौने अन्य सिंधु स्थलों से भी मिले हैं, लेकिन लोथल व्यापारिक केंद्र होने की वजह से यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है। देखो ये सभ्यता ग्रामीण एवं शहरी दोनों थी, लेकिन बस है, ठीक है, ये ग्रामीण कृषि पर डिपेंडेंट थे, लेकिन जो निगर नगर थे वो शहर की तरह एकदम बढ़िया बने थे। नेक्स्ट देखो, सिंध सभ्यता के लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? सामूहिक रूप से पूर्ण समाधान या अर्थ समाधान, तो दोनों ही तरफ से दफनाने थे। ऑलरेडी दी है, कहीं कहीं पर पूर्ण समाधान मिला है, कहीं पर अर्थ समाधान मिला है, ठीक है। यानी पूर्ण समाधान मतलब पूरा जला दिया, अर्थ समाधान मतलब पहले जीव जंतु से इसे निपटाते थे, उसके बाद जो बचता था उसको दफनाते थे, ठीक है। अच्छा, जो पूर्ण समाधान है ये 837 में है, यानी कि हड़प्पा वाला सीन है। और अर्थ समाधान के बारे में बात की जाए तो ये हड्डियां, बची हुई हड्डियों को विघटित करवाते थे, दफनाया जाता था। दफनाने की विधि में क्षेत्रीय विविधताएं भी थी जो स्थानीय रीति रिवाजों को दर्शाती हैं। कब्रों में मिली वस्तुओं से सिंधु सभ्यता के लोगों के पारलौकिक संबंधी विश्वास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। सिंध सभ्यता में सबसे विशेष सामाजिक विविधता क्या थी? बड़ी व्यवस्था, नगर नियोजन, स्टीम बचत से धर्म आधारित समाज। तो यहाँ पर नगर नियोजन अच्छा था, ठीक है, ग्रिड पैटर्न था यहाँ पर, ठीक है, स्नान था, विशाल स्नानागार था। बड़ी व्यवस्था वैदिक काल में है और स्त्रियों के पश्चात आप कह सकते हो कि माता देवी की पूजा यहाँ पर माता सत्तात्मक था, लेकिन इसके सिर्फ यही एक सबसे बड़ी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर नगर नियोजन सबसे बड़ी व्यवस्था थी। किस समय तांबे की नाव का मॉडल मिला है? तांबे की नाव का मॉडल लोथल से ही मिला है, क्लियर। क्योंकि जहाँ पर सिंपल बात है, जहाँ पर नाव वहीं होगा जहाँ पर पानी होगा, पानी लोथल में ही था। यहाँ पे जो भी शिपिंग वाला सीन था वो सब लोथल पे था। नाव का उपयोग अतिरिक्त नदियों और समुद्र दोनों से व्यापार करने के लिए किया जाता था। जो मेसोपोटामिया जैसे दूर स्थलों इतना तो फैला हुआ दावों, नाव के मॉडल सभी लोगों की इंजीनियरिंग और समुद्री कौशल को दर्शाता है। सिंध सभ्यता की नगर संरचना में दुर्ग और निचला नगर किसका उदाहरण था? दुर्ग और निचला नगर, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगर 3 डिवाइड कर दिए थे तो धोलावीरा हो जाता, 3 हिस्से, ठीक है, 3 हिस्से धोलावीरा के और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के 2 हैं, क्लियर। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। सिंध घाटी सभ्यता में अधिकांश बड़े शहर जिनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रमुख के 2 मुख्य थे। यहाँ पर दुर्ग जिसको सिटाडेल बोला जाता था, पश्चिमी भाग में उठा हुआ भाग होता था, निचला में पूर्वी भाग होता था, बड़ा क्षेत्र होता था, नागरिक रहते थे, व्यवसाय गतिविधियाँ होती थी यहाँ पर, ठीक है। धोलावीरा की बात करिए, एकमात्र स्थल है जहाँ पर 3 भागों में बटा है, इसलिए सटीक उत्तर नहीं है क्योंकि ये 2 भाग की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बनावली की बात करिए तो बनावली एक ग्रामीण स्थल था जहाँ नगर नियोजन थोड़ा अलग सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस स्तर पर नरबली के संकेत मिलते हैं? नरबली के संकेत मिलते हैं कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो नरबली के संकेत कालीबंगा में मिलते हैं, यहाँ पर नरबली दी जाती थी। तो कालीबंगा में से कुछ पुरातन साक्ष्य मिले हैं जो नरबली यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस या पशु बल के संकेत देते हैं, विशेषकर अग्निविद का पास। हालांकि यह अभी भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है और निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया सकता है, लेकिन हाँ, हम अगर ऐसा प्रश्न आया तो हम कालीबंगा पे टिक करेंगे। कालीबंगा अपनी अग्निवेदिकाओं के लिए जाना जाता है जिनका उपयोग धार्मिक स्थानों के लिए होता था। मानव हड्डियों पाए गए निशान या विशेष दफन प्रथाओं के आधार पर नरबली की संभावना पर विचार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किसके कारण हुआ था? ऐसा माना जाता है आर्यों का बाढ़, जलवायु परिवर्तन या उपयुक्त सदी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सदी हो जाएगा, ठीक है। देखो, पतन का एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी, ना कि एक अचानक। सिंधु घाटी का पतन लगभग, ठीक है, इसका जो पतन है, विनाश है, ठीक है, 1900 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, ठीक है, 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? देखो, सरस्वती जिसको नदी तमा बोला जाता था, ठीक है, और सिंधु नदी प्रमुख नदियों में से थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है क्योंकि इस सभ्यता में अधिकांश प्रमुख स्थल इसी नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे था। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन सरस्वती नदी जो अब सूख चुकी है, इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कई इसके मार्ग में स्थित है, लेकिन सिंधु नदी की मुख्य आधार थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में प्रमुख नदी कौन सी थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, नदीतमा सरस्वती नदी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो सिंधु है, ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु, सरस्वती और सिंधु, ठीक है, दोनों ही लगभग विवादित रही है हमेशा, ठीक है। तो आप जब ऐसा
अच्छा, आप अगर ऐसा प्रश्न बनता कि नदी किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, देवी, तो आप सरस्वती नदी को टिक कर रहे हैं। लेकिन आप प्रमुख की बात की है तो आप सिंधु नदी को टिक करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में वस्त्र निर्माण के प्रमाण कहाँ मिले हैं? देखो, वस्त्र निर्माण कहाँ से? वस्त्र वहीं वो बनेगा जहाँ पर कपास अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो वस्त्र निर्माण का प्रमुख प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा देखो अच्छा खासा स्कोप था यहाँ पर, ठीक है। सबसे उन्नत जो था वो मोहनजोदड़ो ही था। हड़प्पा था लेकिन इतना नहीं था जितना मोहनजोदड़ो। तो कपास के रेशे और कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। यह संकेत देता है कि सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण में लगे हुए थे। कपास की खेती भी करते थे। इसके अतिरिक्त पुजारी राजा की मूर्ति को एक साथ पहने हुए दिखाया गया है। पुजारी राजा की मूर्ति को एक साथ पहने हुए दिखाया गया है, जिस पर बुने हुए पैटर्न है जो वस्त्र कला के विकास को दर्शाता है, ठीक है। हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल अन्य स्थलों में अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कपास के, ठीक है, कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। किस स्थल पर मृतक की अस्थियों को मिट्टी के बर्तनों में भरकर दफनाया गया? किस स्थल पर मृतक की अस्थियों को मिट्टी के बर्तनों में भरकर दफनाया गया है, जो आज के टाइम पीरियड में होता है? तो ये सुरकोटदा में, ठीक है। जो व्यक्ति मर गया है उसकी अस्थियों को, ठीक है, उसकी अस्थियों को मिट्टी के बर्तन में भरकर दफनाया है। तो सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। मृतकों की अस्थियों को बड़े बर्तन, ठीक है, में भरकर दफनाया गया था। यह अस्थि कलश दफन विधि का एक उदाहरण है। बनावली, कालीबंगा, हड़प्पा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर पूर्ण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। हालांकि दफनाने की विधियां भी विभेद होती रहती है। यह दफनाने की विधि सिंधु सभ्यता के मृत्यु के बाद जीवन और अंतिम संस्कारों की प्रथाओं की विविधता को दर्शाती है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले, ये बात ध्यान रखना। और मृतक की अस्थियों वाली बाला सींग भी सुरकोटदा में मिला है। सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो बताइए, जल निकासी प्रणाली कैसी थी? पक्की और ढकी हुई, कच्ची नालियां थी, अव्यवस्थित कुदरती नहरें। तो पक्की और ढकी हुई नालियां थी, ठीक है। इस प्रणाली में नियमित अंतराल पर मैनहोल भी होते थे ताकि नालियों की सफाई की जा सके। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस क्षेत्र तक फैला था? मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, रोम। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता तक फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया नहीं, जिसको आधुनिक इराक कहा जाता है, आज प्रेजेंट में जो इराक है वो, तो इराक तक फैला हुआ था, ठीक है। अब मेसोपोटामिया अवलेख में मेलुआ नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अच्छा, मेसोपोटामिया में भी अवलेख हैं। अवलेख, उन अवलेखों में एक नाम है मेलुहा। इस मेलुहा नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे आमतौर पर सिंधु क्षेत्र से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये मेलुहा ही सिंधु क्षेत्र है, ठीक है, जिसे आमतौर पर सिंधु क्षेत्र से जोड़ा जाता है। मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता के कई मोहरें और सिंधु वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जो इस व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। मिस्र के बारे में बात की तो मिस्र के साथ व्यापार के कुछ संकेत हैं, लेकिन मेसोपोटामिया जितना व्यापक बात सीधा संबंध नहीं है। चीन के साथ किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। रोम साम्राज्य सिंधु सभ्यता के पतन के 1000 साल बाद अस्तित्व में आया था। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुओं में तांबा, सोना, चांदी, ठीक है। यहाँ पर कौन क्या क्या आयात होता है? आयात और निर्यात के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोना, चांदी, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये आयात था। ये क्या? ये मंगवाया जाता था, ठीक है। अब बदले में क्या देते थे ये लोग? कीमती पत्थर, लकड़ी, कपास, अनाज, मनके और लकड़ी के निर्यात करते थे। लोथल जैसे बंदरगाह शहर इस समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक सील्स किस सामग्री से बनी थी? तो स्टियाइट से बनी हुई थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई अधिकांश मोहरें
नामक नरम पत्थर से बनी होती थी, स्टीटाइट यानी खड़ी से। यह पत्थर नक्काशी के लिए आदर्श था। तांबा और कांस्य इन धातु का उपयोग कुछ मोहरों के लिए किया जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा स्टीटाइट का उपयोग किया गया है। इन मोहर पर जानवरों की आकृति, पौराणिक जीव और सिंधु लिपि के अक्षर उकेरे हुए। ये मोहरों का उपयोग व्यापारिक लेन देन, संपत्ति या स्वामित्व को चिन्हित करना और स्वतंत्रता, धार्मिक या पहचान के उद्देश्य के लिए किया जाता था। किस तरह सिंधु सभ्यता की 3 परतों वाली बस्ती मिली है? 3 परतों वाली बस्ती, ठीक है, 3 परतों वाली बस्ती धौलावीरा में मिली है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। गढ़ जिसको सिटाडेल बोला जाता है, जो कि ऊपरी भाग, मध्य नगर, मिडिल टाउन, बीच का भाग और निचला भाग सबसे नीचे वाला, ठीक है, धौलावीरा में ही है ये सब। और मोहनजोदड़ो में 2 हैं, गढ़ और निचला में है। बनावटी मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ आमतौर पर 2 भागों में विभाजित नगर है। धौलावीरा अपने उन्नत जल संचयन प्रणाली और विशाल जलाशय के लिए फेमस है। 2021 में इसे यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित किया गया था। किस स्थल से एक ही समय में 2 जलाशयों का उपयोग किया गया है? तो धौलावीरा में, ठीक है। धौलावीरा अपनी असाधारण जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें कई बड़े और छोटे जलाशय शामिल हैं। यहाँ के उत्खनन से एक ही समय में 2 और इससे अधिक जलाशयों का उपयोग करने के स्पष्ट प्रमाण में, जो वर्षा जल को एकत्रित करते थे, शहर की जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में इन स्थलों पर भी जल प्रबंधन था, जैसे मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, लेकिन धौलावीरा की तरह कई जलाशयों में एक साथ व्यवस्थित उपयोग नहीं था। धौलावीरा के जलाशय पत्थर से बने थे, वे इतनी बड़ी क्षमता के थे कि पूरे साल शहर को पानी उपलब्ध करा सकते थे। यह प्रणाली प्राचीन विश्व में जल इंजीनियरिंग के लिए बेहतर उदाहरण में से एक थी, ठीक है। तो ये रहे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और आपको इन सब चीज़ों से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। आपको ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं कि हर एक सब्जेक्ट से लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और ये मान के चलिए कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, हर एक सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बहुत बेहतरीन करवाएंगे, ठीक है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप लगे रहिए, आप आपके साथ हैं। तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो सिविल संसद हिंदी, ठीक है। सिविल संसद आपको हिंदी के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको इनकी जो PDF है वो भी आपको दे दी जाएगी और वीडियोज भी आपको अपलोड कर दी जाएंगी। आप इनको स्पीड से, जैसे फिलहाल तो मैं स्पीड से ही देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको और स्पीड करनी है तो आप उसको और स्पीड से देख सकते हैं। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन 35 से 50 बात करते हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, ठीक है। और जो सबसे नए मंडल कौन से है? पहला और 10वां। जो पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। और पुरुष वर्ग के बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में कौन सा मंडल बात करता है? पुरुष सूक्त, ठीक है। कौन सा मंडल बात करता है? तो वो 10वां मंडल है, ठीक है। 10वां मंडल किस बारे में बात करता है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है, क्लियर। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। देखो 1028 ऋग्वेद की कुल 1028 सूक्त यानी भजन है, जिनमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचा हुआ है। इन सूक्तों को 10वें मंडल में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और वैदिक काल की शुरुआत यानी ऋग्वेदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। बाकी ये तीनों ही गलत है। ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या, जिसमें बाल लिखित बाद में जोड़े गए 11 सूक्त को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन आमतौर पर लगभग 1028 माने जाते हैं। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है ऋग्वेद को, ठीक है। इसमें देवी देवताओं की स्थिति प्रार्थना एक के संबंधी मंत्र शामिल है। तीसरे मंडल इसमें, ठीक है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कौन से मंडल में है? ठीक है, ये 10वें मंडल के तीसरे मंडल में है, 3rd मंडल में, ठीक है। 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध है। 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध, ठीक है। दशराज्य युद्ध है 7वें मंडल में, जिसमें दशराज्य युद्ध का बड़ा मिलता है। 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया, जिसमें पुरुष सूक्त और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख पता लगता है। ऋग्वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? ग्राम, कुल, जन या जाति। अब बताइए, जो समाज की मूल इकाई क्या थी? तो इसकी मूल इकाई थी कुल, यानी कुल का अर्थ होता परिवार। तो ऋग्वेद काल में समाज की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर एक ग्राम बनते थे, ठीक है। कई
कुल मिलकर ग्राम बनते थे, तो कुल ग्राम से छोटा था, ठीक है। और ग्राम से कई कुल ग्राम मिलकर एक मुखिया बनाते थे, ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। जन के बारे में बात की जाए तो कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, विष, कई ग्राम बनकर विष बनाते थे, और कई विष मिलकर जन, कई विष मिलकर जन या कबीला, क्लियर, कबीला बनाते हैं। जन सबसे बड़ी राजनीतिक शाखा इकाई थी, ठीक है। और जन का जो मुखिया था उसको राजन कहा जाता है, राजा। तो ये सबसे टॉप पर थी। उसके बाद विष, उसके बाद ग्राम, उसके बाद कुल, ठीक है। जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक आई थी, ऋग्वैदिक काल में ये इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में लोग अभी भी कर्म पर आधारित थे, जन्म पर आधारित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आधारित थे, लोग जन्म आधारित हो गए थे, कर्म आधारित नहीं। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, जिसमें पिता या सबसे बुजुर्ग पुरुष कुल का मुखिया होता था। समाज में सरलता और गतिशीलता थी, बड़ी व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति के बारे में बात की जाए तो सभा वरिष्ठ लोगों की थी, जबकि समिति आम लोगों की थी। और सभा समिति थी जो राजा का चयन करती थी, और राजा इतना प्रभावी नहीं था, राजा कंट्रोल में रहता था, ठीक है। जहां सभा समिति ने वोट किया तो वहां पर राजा को हटा दिया जाता था। तो ये क्या था, ये प्रशासन संबंधी काम करता था। वैदिक काल में विशेष ऋग्वैदिक काल में सभा समिति महत्वपूर्ण जनजातीय सभाएं थी, जो प्रशासन और शासन में राजा की शक्ति को नियंत्रित करती थी। सभा या व्यक्तियों या विशिष्ट व्यक्तियों की एक छोटी या कुलीन सभा होती थी, जो न्यायिक व प्रशासनिक सभा कार्य करती थी। इसे नरिष्ठा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वाद विवाद का स्थान। समिति एक बड़ी और अधिक समावेशी जनसभा थी, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे, राजा के चुनाव महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करती थी, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो कि सभाएं कुछ चुनिंदा, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए थी, जबकि समिति सभी लोगों के लिए थी। व्यापार, युद्ध और धर्म के बारे में बात करते हैं तो यद्यपि इन सभाओं में कभी कभी व्यापार, युद्ध व धार्मिक मामलों की चर्चा होती थी, उनका प्राथमिक कार्य राजा की शक्ति को अंकुश लगाना होता और प्राथमिक निर्णय लेना था। सभा समिति को अर्थवेद में प्रजापति की दो पुत्री कहा जाता था। तो सभा समिति, ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। सभा समिति को क्या बोला गया, प्रजापति की दो पुत्री, प्रजापति की दो पुत्री, ठीक है, सभा समिति को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इन सभाओं का प्रयोग कम हो गया था, राजा की शक्ति बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखो, वैदिक युग का प्रमुख देवता कौन था, तो अग्नि, इंद्र, वरुण, आयु। तो वैदिक युग में सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, जिसको पुरंदर भी बोला जाता है, किलों को तोड़ने वाला। उसके बाद, ठीक है, उसके अग्नि, उसके बाद वरुण, ठीक है। इंद्र के लिए लगभग 250 सूक्त हैं, 250, ठीक है, और अग्नि के लिए लगभग 200 और इंद्र के लिए लगभग 100। आगे बढ़ते हैं। वरुण के बारे में बात की जाए तो वरुण नैतिक व्यवस्था रित संरक्षक थे, और इंद्र किलों को तोड़ने वाला था। और अग्नि के बारे में बात की जाए तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का, यानी मीडिएटर का काम करते थे। सोम के बारे में बात की जाए, सोम वनस्पति और औषधियों के देवता थे। ऋग्वेद में 9वें मंडल में पूरी तरह सोम पर कुछ समझ देता है, ठीक है। जो सोम थे ये मेडिसिन डिपार्टमेंट संभालते थे, मेडिसिन डिपार्टमेंट, ठीक है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह 9वां मंडल इन्हीं का था, ठीक है। दास और दासी का उल्लेख सप्तम किस ग्रंथ में मिलता है, दास और दासी का उल्लेख। अच्छा, थोड़ा और जान लो इनके बारे में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था, और प्रजापति जो कि स्वभाव सृजन वाली सीन है, तो प्रजापति जो कि सृजन करता था, विष्णु पालक और रुद्र विनाशक जैसे देवताओं का प्रमुख उदय हुआ। वैदिक देवताओं को उनकी शक्तियों और प्राकृतिक घटनाओं के प्रतिनिधित्व के आधार पर वर्णित किया जाता था, जैसे आकाश देवता, पृथ्वी देवता, अंतरिक्ष देवता, इस तरह से। दास और दासी के बारे में बात की जाए तो इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो दास और दासी का जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद दास और दासी शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में दास मुख्य रूप से उन मूल निवासियों यानी दस्युओं को संदर्भित किया जाता है जो आर्यों से संगठित और बाधित रूप से भिन्न थे, जिन्हें योद्धा में हराया गया था, और वे अक्सर गैर आर्य आदिवासी थे।
ठीक है, दास। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों में भी इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे पहले का इसका जो है वो ऋग्वेद से ही है, जो सबसे प्राचीन है। उत्तर वैदिक काल में दास की अवधारणा में परिवर्तन आया और इसमें युद्ध, बंदी और ऋण न चुका पाने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया गया और दासता अधिक ताकत हो गई। तो ये दास और दासी कहाँ पे है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद काल में दासता मुख्य रूप से युद्ध बंदियों तक सीमित थी और ये आर्थिक शोषण पर आधारित नहीं थे, जितनी बाद में समाजों में हुई। उन्हें भूमि के स्वामी के रूप में वर्णित किया जा रहा है। दास शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में विभिन्न अर्थों में हुआ, जिसमें कभी कभी आर्यों के शत्रु के रूप में, तो कभी कभी घरेलू सेवक के रूप में। नेक्स्ट आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में बड़ी व्यवस्था के आधार पर थी, तो जन्म आधारित। उत्तर वैदिक के बारे में बात करिए तो जन्म आधारित थी, और अगर ऋग्वेदिक काल में बात की जाए, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में बात की जाए तो व्यवस्था कर्म आधारित थी। आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 6000 ईसा पूर्व में बड़ी व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कठोर हो गई थी। इसका आधा जन्म यानी जन्माना हो गया था। एक व्यक्ति का बड़ उसके माता पिता के बड़ से निर्धारित होने लगा था, ना कि उसके पेशे या गुणों से। कर्म के बारे में बात करें, ऋग्वेदिक काल में बड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कर्म यानी पेशा पर डिपेंडेंट थी। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग बड़ों से अलग अलग संबंधित हो सकते थे। शिक्षा और संपत्ति के बारे में बात कीजिए, कारक बड़ निर्धारित में मुख्य आधार नहीं थे। हालांकि शिक्षा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए महत्वपूर्ण थी और वैश्यों के लिए संपत्ति। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों का बड़ा और इससे का जो ब्राह्मण बात था वो थोड़ा चरम पर पहुंचा। शूद्रों की स्थिति में गिरावट आ गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता की पूजा विशेष रूप से प्रारंभ हुई थी? तो प्रारंभ होने वाली देवता तो रुद्र, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को की पूजा विशेष रूप से प्रारंभ हुई? तो इस पर इनका राइट आंसर बताइए। देखो, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, गंधर्व के बारे में बात करें। देखो, जो यहाँ पर जो ब्रह्मा है, प्रजापति, ब्रह्मा को प्रजापति बोला जाता है। प्रजापति, देखो, प्रजापति ब्रह्मा जी के बेटे का नाम भी प्रजापति था और इनको भी प्रजापति बोला जाता है, यानी सृष्टि का निर्माता। तो आप यहीं पर फोकस करोगे तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़े देवता थे वो थे ब्रह्मा जी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण का महत्व कम हो गया था। प्रजापति यानी सृष्टि के निर्माता एक प्रमुख देवता के रूप में उभरे। विष्णु के बारे में बात करें, ऋग्वेद के नारायण, अभी रुद्र, बाद में बीच काल में महत्वपूर्ण होने लगे थे। हालांकि उनकी पूरी महत्ता पर पौराणिक काल में विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण और बाद में ग्रंथों में त्रिदेव, ठीक है, बाद के ग्रंथों में त्रिदेव बोला गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा का उदय हुआ। यह विकल्प प्रजापति नहीं होता, यदि इसमें विकल्प प्रजापति नहीं होता तो हम विष्णु या रुद्र अधिक उपयुक्त होते हैं, लेकिन प्रजापति का उदय इस काल की विशिष्ट धार्मिक विशिष्टता है। गंधर्व के बारे में बात की जाए, देवताओं के सेवक और संगीतकार माने जाते थे, वे प्रमुख देवता नहीं थे। यह धार्मिक परिवर्तन वैदिक समाज के कृषि आधारित पर स्थिर होने पर खुद दर्शाता है। ज्ञान, अनुष्ठानों और सृजन का से संबंधित देवताओं का महत्व बड़ा। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल, पाठशाला, मंदिर या मठ। इसका सही आंसर है गुरुकुल। ठीक है, और गुरुकुल में सिर्फ क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय और ब्राह्मण ही जाते थे, वैश्य भी बहुत कम जा पाते थे और शूद्र का तो बिल्कुल बात ही खत्म थी। शूद्र मतलब शूद्र की आवाज सुन लेते थे लोग, जैसे नहाने के लिए चले जाते थे, अपवित्र हो गई। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए थे। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल था। छात्र अपने गुरु के घर या आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया करते थे, या शिष्य गुरु की सेवा करते थे और बदले में ज्ञान प्राप्त करते थे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मौक्ति वेदों का कंटेस्टीकरण महत्वपूर्ण था। यह शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में वैश्यों को भी इसमें थोड़ा बहुत अनुमति मिल गई थी। निम्न कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद जो संगीत से संबंधित है। सामवेद मुख्य रूप से संगीत और मंत्रों का गायन से संबंधित है। इसमें ऋग्वेद के लिए मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह जिन्हें यज्ञों के समय विशेष यानी धुनों यानी साम में गाया जाता था। ऋग्वेद भजनों और प्रार्थनाओं का संग्रह है। यजुर्वेद में बात की जाए, ठीक है, यह यज्ञों के नियमों और अनुष्ठान में संबंधित है।
ठीक है। यजुर्वेद एको और निमो अनुष्ठान संबंधित है। ऋग्वेद में भजनों प्रार्थनाओं का संग्रह, ठीक है। देखिए ओम भूर्भुवस्वाह प्रार्थना ही तो है, ठीक है, प्रार्थना संबंधित कह सकते हो आप, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना वाला सीन है। अथर्ववेद में ओम क्लीम लिम चामुंडाय नमः, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, तो भाई जादू टोना वाला सीन है, जादू टोना। तो ओम क्लीम लिम चामुंडाय कहाँ हो जाएगा? अथर्ववेद में हो जाएगा, ठीक है। तो अथर्ववेद को क्या हो जाएगा? ये गदपद दोनों में है, अथर्ववेद गदपद दोनों में है। क्लियर, ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सामवेद को वाद्य संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को जो है वाद्य संगीत का जनक सामवेद कहा जाता है, और इसके जो उच्चार करते हैं वो उसको उद्गाता कहा जाता था। देखो इसका उच्चार करने वाला को उद्गाता, उद्गाता। ऋग्वेद के होत्र बोले जाते हैं। ऋग्वेद के कौन बोले जाते थे? होत्र, होता, ठीक है। सामवेद को उद्गाता, ठीक है। जो पुरोहित है उनका नाम उद्गाता और ऋग्वेद के होता। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में राजसू यज्ञ किस प्रयोजन से किया जाता था? वैदिक काल में राजसू यज्ञ किस प्रयोजन से किया जाता था? युद्ध जितने हैं तो राज्य की समृद्धि है, तो राजा के राज्य से तो संतान प्राप्ति हेतु। तो युद्ध जितने हैं तो या राज्य की समृद्धि हेतु, तो राज्य के राज्य से हेतु। देखो राज्य के राजा के राज्य से हेतु राजसू यज्ञ किया जाता था। राजसू यज्ञ क्या होता था? ठीक है, राजा का राज्य होता था। राजसू यज्ञ एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान था जो राजा के राज्य के समय उसकी सदुरता और दैवीय अधिकार को स्थापित करने के लिए किया जाता था। यह राजा की शक्ति प्रदर्शन और वैधता को मजबूत करता था। नहीं चुनौती दी जाती थी, कोई भी अगर है सामने आए, वरना हम राजा बन गए। युद्ध जीतने के लिए अन्य प्रकार के अनुष्ठान प्रार्थना होती थी, लेकिन राजसू यज्ञ विशेष रूप से राज्य से जुड़ा हुआ था। राज्य की समृद्धि तो यज्ञ राज्य की समृद्धि से जुड़ा था, लेकिन इसका प्राथमिक प्रयोजन राज्य से था। अच्छा, पुत्र की कामना के लिए यानी संतान प्राप्ति के लिए, ठीक है, एक यज्ञ होता था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। संतान प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। क्लियर? उत्तर वैदिक काल में राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञों का बोल चला था। राजा की शक्ति की बढ़ती शक्ति और क्षेत्रीय राज्यों के उदय को दर्शाता है। इन यज्ञों के में बड़ी मात्रा में धन संसाधनों का व्यय होता था। अच्छा, जो अश्वमेध यज्ञ था क्या था कि इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जान दिया जाता था। मतलब घोड़े को किसी ने पकड़ लिया और जो देखो मान के चलो, अगर पकड़ लिया तो उससे जिसने घोड़ा छोड़ा, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, उसका युद्ध होगा। यानी कि अश्वमेध यज्ञ से सम्राट बनते थे लोग। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? व्यापार, कृषि, पशुपालन या शिकार। तो आर्थिक गतिविधि क्या थी? ठीक है, पशुपालन थी। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि पशुपालन थी। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि पशुपालन थी, विशेषकर गायों का पालन। ठीक है, विशेषकर क्या था? गायों का पालन, गायों का पालन पोषण। अरे यहाँ पर तो गविष्ट भी हुआ, गविष्ट होता है गायों के लिए युद्ध। ठीक है, गाय को पवित्र पशु मान देते, यानी अगर नया मान देते, ठीक है, ना मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, और गाय क्या होता था कि सबसे ज्यादा माना जाता था। अगर किसी को, जिसके पास गाय ज्यादा है यानी पशु ज्यादा है, तो उसको सबसे अच्छा माना जाता था कि अब ये बंदा बहुत पैसे वाला है, और जिससे कम पशु है तो वो कम पैसे वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी देख लो, सिर्फ गायों के लिए युद्ध हुआ करते, पशुओं के लिए युद्ध हुआ करते, जिसको गविष्ट बोला जाता था। तो ये गविष्ट यानी जो गाय पालन है ना, ये भी एक संपत्ति की तरह ही था। यहाँ पर कृषि भी होती थी, लेकिन पशुपालन इतनी प्रमुख नहीं थी। लोग गोमंतु जीवन के ऊपर बढ़ रहे थे। व्यापार यानी ट्रेड की बात की जाए, व्यापार सीमित था, मुख्य रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित था। शिकार आंतरिक एक गतिविधि थी, लेकिन यह प्राथमिक आर्थिक आधार नहीं था। ऋग्वेद आर्यों का जीवन गोमंतु अर्ध गोमंतु तब अपने पशु धन के साथ एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। उनका निजी स्वामित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना पद्धति था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग सेटल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर वैदिक काल में बड़ी व्यवस्था का सबसे उच्च वर्ण कौन सा था? तो ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये बोला जाता था कि मुख से निकले हैं, ये भुजाओं से निकले हैं, ये जंगा से निकले हैं, और ये पैरों से निकले हैं। फिर से देखो, क्षत्रिय वो ब्राह्मण मुख से, ये चतुर्थ वो पुष्प सूक्त में है, पुष्प पाठ में। ठीक है, जो कि 10वां मंडल में बताया गया।
क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, शूद्र पैरों से। क्लियर? जो 10वां मंडल है ना, शूद्रों की 10 सबसे ज्यादा खराब दशा इन्हीं ने की थी, जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। मतलब ये मान के चलो इन्होंने बर्बाद कर दिया अर्थव्यवस्था को, बड़े व्यवसाय को। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से शूद्र मुस्लिम बन जा रहे हैं आज के टाइम में। ज्यादातर शूद्र मुस्लिम धर्म अपना ले रहे हैं, क्योंकि भाई हिंदू उनको हिंदू मानते ही नहीं है। हिंदू तो उनको हिंदू ही नहीं मानता, हिंदू तो उनको इंसान ही नहीं मानते। ठीक है, पहले हाल तो ये थी, ये शूद्रों को तो इंसान ही नहीं मानते, जानवर की तरह पे रखते थे। ये सामाजिक स्त्रीकरण जन्म के आधार पर कठोर हो गया, तो बाद में जाति व्यवस्था का आधार बढ़ गया था। विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्यों और विशेषाधिकार निर्धारित कर दिए गए थे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा नहीं प्रचलित थी? तो बाल विवाह, स्वयंवर विवाह, विधवा पुनर्विवाह, एक पत्नी विवाह। तो यहाँ पर बाल विवाह, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो बाद में आई थी। स्वयंवर होते थे जिसको गंधर्व विवाह बोला जाता है, विधवा पुनर्विवाह यहाँ प्रचलित था, और एक पत्नी प्रथा भी चलती थी। ऋग्वैदिक काल में बात किया गई। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां विवाह योग्य लगभग 16 से 17 वर्ष से प्राप्त करने के बाद ही विवाह करती थी, और उन्हें अपने पति के चुनाव का कुशलता भी प्राप्त थी। स्वयं यानी सेल्फ चॉइस मैरिज, स्वयंवरा की प्रथा जहाँ स्त्री अपने पति का चुनाव खुद करती थी। ठीक है, विशेषकर राजघरानों में। विधवा पुनर्विवाह की बात की जाए, विडो रीमैरिज ऋग्वेद में विधवा पुनर्विवाह नियोग के संदर्भ में मिलते हैं। ठीक है, क्या है? नियोग के संदर्भ में मिलते हैं, जहाँ एक विधवा अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी ताकि संतान उत्पन्न कर सके। एक पत्नी विवाह, जिसको मोनोगमी इंग्लिश बोलते हैं, एक पत्नी प्रथा सबसे सामान्य थी। हालांकि राजाओं और धनी व्यक्तियों में बहुपत्नी प्रथा भी चलती थी। ऋग्वेद समाज में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल से बेहतर थी। उत्तर वैदिक काल तक आता है तो ये भी इंसान की, ये भी शूद्रों की तरह हो गई थी। ठीक है, सती प्रथा को स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद में नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक में ये भी चलने लग गया। वैदिक युग में अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? राज्य के विस्तार के लिए, युद्ध की जानकारी के लिए, धन अर्जित करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ एक अत्यंत भव्य और महंगा यज्ञ था, जो मुख्य रूप से राजा द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने और अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था उस क्षेत्र को राजा के अधीन माना जाता था। यदि कोई उस घोड़े को रोक ले तो राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक समाज में किस ग्रंथ में सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक समाज में किस ग्रंथ में? तो उपनिषद, ब्राह्मण, धर्मसूत्र, आरण्यक। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है धर्मसूत्र में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बाद में सूत्र कालों में धर्मसूत्र सामाजिक कर्तव्यों, नियमों, आचरण, विभिन्न वर्णों के, ठीक है, जैसे मनुस्मृति हो गया। ठीक है, मनुस्मृति और धर्मसूत्र, इनमें सामाजिक कर्तव्यों के बारे में बात की जाती है। अरण्यक उस टाइम पीरियड में लिखे जाते, जो ऐसे ग्रंथ होते थे जो जंगलों में लिखे जाते थे, वनों में लोग घूम कर लिखते थे। ब्राह्मण के बारे में बात की जाए तो यज्ञों के अनुष्ठान और व्याख्यात्मक पहलू को केंद्रित होते थे। ठीक है, उपनिषद दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान को केंद्रित करते थे, आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष की अवधारणा पर चर्चा करते थे उपनिषद। धर्मसूत्र गद्य में लिखे गए थे। इनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। इन ग्रंथों को उत्तर वैदिक समाज में बढ़ती जटिलता और स्त्री का पता चलता है। वैदिक काल में स्त्रियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? शिक्षा, संपत्ति, धार्मिक अनुष्ठान या उपस्थिति। देखो, वैदिक काल में बात की जा रही है, स्त्रियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? शिक्षा में, संपत्ति में, धार्मिक अनुष्ठान में या उपस्थिति? तो इनको सिर्फ शिक्षा में प्राप्त थी, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं, धार्मिक अनुष्ठान में नहीं बैठ सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैदिक काल को हटा दो, ऋग्वैदिक काल लगा दो, तो ये तीनों ही चीजें प्राप्त थी। ठीक है, तो अब डीपर टिक करते हैं। अगर ऋग्वैदिक होता तो ऋग्वैदिक काल होता तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऋग्वैदिक काल है नहीं, इसलिए शिक्षा पर टिक करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता थी। गार्गी, मैत्रा, अपाला, घोषा, लोक मुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियां इस बात के प्रमाण करती हैं। वे वेदों का अध्ययन कर सकते थे, दार्शनिक बहसों में भाग ले सकते थे।
धार्मिक अनुष्ठानों में बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों अपने पति के साथ भाग लेते, लेकिन अकेले नहीं। संपत्ति के बारे में बात की जाए, संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को सीमित था। मुख्य रूप से दहेज या ऐसी धन के रूप में भूमि या पितृ संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था। उपयुक्त संपत्ति का अधिकार सीमित होने के कारण ये विकल्प पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को सभा विदत जैसे राजनीतिक सभा में भाग लेने की अनुमति थी। उत्तर वैदिक काल में ऐसी खराब होती गई, शिक्षा के अधिकार सीमित हो गए, सीमित हुए, धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भूमिका गौड़ हो गई। वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? जन किसके लिए क्या है? राजा के लिए, ग्राम के लिए, कबीले के लिए, सभा के लिए। जन किसके लिए? जन कबीला होता था। ठीक है, और राजन राजा, कबीले जिसको ट्राइब बोल रहे हैं। वैदिक काल में ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग हुआ है, कबीले या लोगों का समुदाय के लिए होता था। यह कई बेस, देखो कुल, ठीक है, कुल के बाद ग्राम, कुल के बाद ग्राम के बाद जन, जन के बाद सॉरी बिस, और बिस के बाद जन। देख लो अभी वैसे देखते हैं। कबीले या लोगों के समुदाय के लिए होता था। यह कई विश्व यानी कि ग्रामों का समूह से मिलकर बने होते थे। जो जन है वो कई ग्राम या विश्व के समूह से बने होते थे। ठीक है, सबसे बड़ी राजनीति इकाई थी। ठीक है, कबीले सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी और इसे ही जन बोला जाता, सबसे बड़ी इकाई थी। राजा को राजन कहा जाता, जो जन का मुखिया था। ये जो जन था ना, यही इसी का मुखिया होता था, राजा। ग्राम गांव के लिए प्रयोग होता था, जो कुल परिवार से होता था, बड़ा था, और ग्राम से बड़ा विश्व होता था। सभा के बारे में बात की जाए तो स्पेशली सभा भी थी, ना कि लोगों की सभा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को विश्व की नियंता माना जाता? विश्व को किस देवता को विश्व का नियंता माना जाता है? नियंता। ठीक है, तो इंद्र, अग्नि, प्रजापति, वरुण। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को माना जाता था। ठीक है, और ऋग्वेदिक में इंद्र को। प्रजापति नहीं होता तो इंद्र को हम टिक कर सकते थे। प्रजापति की अवधारणा बाद में ब्रह्मा की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त किया, जो हिंदू धर्म के त्रिवेदों में से एक था, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह धार्मिक प्रवर्तन वैदिक समाज में किसी आधारित और स्त्री होने के साथ जुड़ गया। ठीक है, किसी नदी को नदियों की रानी कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी नदी को नदियों की रानी कहा जाता था? सरस्वती। ठीक है, नदियों की रानी, द क्वीन ऑफ रिवर्स। सरस्वती, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अति पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे नदीतमा, ठीक है, नदीतमा जो है ऋग्वेद में माना जाता है। सिंधु वाली सभ्यता में नहीं, सिंधु में सबसे प्रमुख नदी थी वो सिंधु थी। ठीक है, वहां पर सिंधु थी और यहाँ पर सरस्वती थी। नदियों की रानी सरस्वती को नदीतमा या देवीतमा, देवियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। सिंधु के बारे में बात की, सिंधु नदी ऋग्वेद में महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसका उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, लेकिन इसे नदीतमा या नदियों की रानी नहीं कहा गया। गंगा के बारे में बात किया तो गंगा का ऋग्वेद में 1 बार जिक्र हुआ और यमुना का 3 बार। सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में जाना गया माना जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। इसकी पहचान विभिन्न पुरातत्व और भौगोलिक अध्ययनों में प्रतिबिंबित है। वैदिक काल में गाय को किस रूप में देखा जाता था? दुग्ध उत्पादक, संपत्ति, धार्मिक पशु या सभी? तो ये सभी में आता था। दुग्ध उत्पादन में, संपत्ति में, धार्मिक पशु में। इसके लिए गविष्ठ हुआ करते थे, जो कि युद्ध होते थे। वैदिक सभ्यता में गृहपति कौन होता था? राजा का सहायक, गांव का मुखिया, परिवार का मुखिया या युद्ध या करने वाला पुजारी? तो आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो गृहपति होता था वो परिवार का मुखिया होता था, परिवार का हेड ऑफ द हाउस होल्ड। राजा का सहायक सेनापति या पुरोहित या ग्रामणी होता था। गांव का मुखिया ग्रामणी या करने वाला का पुरोहित बोलते थे। वैदिक समाज पितृसत्ता था, गृहपति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। परिवार ही समाज की मूल इकाई थी। गृहपति का परिवार पर पूर्ण नियंत्रण था। वैदिक काल में नदी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नदी शब्द किसके लिए? गाय, स्त्री, जलधारा या माता? तो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है नदी। ठीक है, गाय यानी वैदिक काल में अगन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए होता था, जिसका अर्थ नामरने योग्य। लेकिन देखिए विकल्प में नदी शब्द के लिए सीधे तौर पर कोई विशिष्ट पर्याय नहीं है। यहाँ प्रश्न में थोड़ी त्रुटि प्रतीत होती है, क्योंकि नदी का अर्थ शाब्दिक रूप से जलधारा ही होता है। ठीक है, यदि प्रश्न अगन्या होता तो गाय, तो उत्तर गाय देते हैं। ठीक है,
यदि प्रश्न अगन्य होता तो आप देखो हम इस प्रश्न को नहीं करते हैं। यहाँ पे नदी शब्द का प्रयोग नहीं है, अगन्या के बारे में बात कीजिए। अगन्या तो मिस होगा। अगन्या के बारे में तो ये गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखो वैदिक काल में गाय को अगन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ न मारने योग्य पशु। यदि गाय शब्द गायों के पवित्र और आर्थिक महत्व को दर्शाता है, जिन्हें संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है, ऋग्वेद में गायों के लिए अनेक बार अगन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर वैदिक समाज में बड़ों का उल्लेख करने पर क्या दंड था? उत्तर वैदिक समाज में बड़ों का उल्लंघन करने पर क्या दंड था? सामाजिक बहिष्कार, मृत्युदंड, अर्थदंड या निर्वासन। तो सामाजिक बहिष्कार हुआ होता था अगर बड़ों का उल्लंघन कर दिया है तुमने तो। उत्तर वैदिक काल में बड़ी व्यवस्था कठोर हुई थी, जन्म पर आधारित थी। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़ के नियम के विरुद्ध कर्तव्यों का उल्लंघन कर कार्य करेगा तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। मृत्युदंड, अर्थदंड, निर्वासन ये दंड भी संभव थे, लेकिन सामाजिक बहिष्कार बड़ी व्यवस्था में उल्लंघन के लिए प्राथमिक और शक्तिशाली दंड था, क्योंकि यह सब व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान और समुदाय से वंचित कर देता है। धर्मसूत्र, ठीक है, धर्मसूत्र और स्मृतियों से विभिन्न बड़ों के अलग अलग दंडों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अर्थदंड भी शामिल होते थे। लेकिन सामाजिक बहिष्कार एक सामाजिक नियंत्रण को मुख्य साधन था। बड़ी व्यवस्था समाज के स्त्रीकरण और पतन क्रम में शूद्रों में कुछ निम्न वर्गों में स्थिति की गिरावट आई और उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए। वैदिक समाज में कौन कौन सा वर्ग व्यापार में था? तो वैश्य वर्ग व्यापारी था। ठीक है। ब्राह्मण अनुष्ठान करते थे, क्षत्रिय युद्ध करते थे और शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करते थे। वैदिक काल में कौन सा अन्य प्रमुख था? तो गेहूं, चावल, जौ या मक्का। तो उत्तर वैदिक काल में जौ प्रमुख था। और ठीक है, सिंधु में गेहूं प्रमुख था, गेहूं खेती ज्यादा होती थी। गेहूं और जौ दोनों ही था, लेकिन यहाँ पर जौ अन्य प्रमुख था। ठीक है। गेहूं का उल्लेख भी जौ जितना ही प्रमुख नहीं था, लेकिन उस टाइम ऐसा है वैदिक समय में जौ मैन था। चावल का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में अधिक मिलता है। इस काल में कृषि का विस्तार और चावल की बढ़ती मानता को दर्शाया गया। ऋग्वेदिक काल में इसका उपयोग बहुत सीमित था। मक्का के बारे में बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बाद में आया था। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा और नए अनाज जैसे चावल, दालों का उत्पादन होने लगा। खेती, लकड़ी का प्रयोग, हल का प्रयोग होता था, लेकिन लोहे का औजारों का उपयोग उत्तर वैदिक काल में अंत में शुरू हो गया। पुरोहित शब्द किसके लिए होता था? तो ये यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के लिए होता था पुरोहित पद का उपयोग। उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, जिसमें पुरुष सूक्त है उसमें मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। ठीक है, किस ग्रंथ में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंडल है 10, तो ग्रंथ है ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। सूक्त बताता है कि ये बड़ एक विराट पुरुष से विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। हालांकि यह ऋग्वेद का हिस्सा है, लेकिन यह माना जाता है कि 10वां मंडल सबसे ज्यादा बाद में जोड़ा गया है। यह उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जटिलता को दर्शाता है। ठीक है, ऋग्वेद में बारे में थोड़ा और जान लो कि हालांकि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का हिस्सा है, लेकिन पुरुष सूक्त अधिक विशिष्ट और सही उत्तर है, क्योंकि यह विशेष रूप से बड़ों की उत्पत्ति का वर्णन करता है, ना कि ऋग्वेद का। पुराण और यजुर्वेद के बारे में बात की जाए, पुराण और यजुर्वेद की बात की जाए, पुराणों के पास विस्तृत रूप से बड़ों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्पत्ति का प्रारंभिक उल्लेख पुरुष सूक्त में है। यजुर्वेद में यज्ञों का पर अधिक जोर दिया गया है। पुरुष सूक्त सामाजिक स्त्रीकरण के दैवीय आधारों पर विस्तृत था। उत्तर वैदिक काल में अवधारणा और कठोर और जन्म आधारित हो गई थी। वैदिक युग की भाषा कौन सी थी? वैदिक युग की भाषा कौन सी थी? तो वैदिक युग की भाषा पाली, प्राकृत, संस्कृत या मगधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो वैदिक युग की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और इससे पहले की भाषा थी वो चित्रवाली थी, पिक्टोग्राफ। वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी, क्योंकि उसे वेदों का पालन करना होता था, सभा समिति से बना हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वह सभा समिति से बना होता था। उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल व्यवस्था किसके लिए थी? ब्राह्मणों के लिए, राजकुमारों के लिए, सभी बड़ों के लिए, या केवल क्षत्रियों के लिए? तो जो इस गुरुकुल व्यवस्था है वो, ठीक है, सभी बड़ों के लिए नहीं थी। ब्राह्मणों के लिए आप बोल सकते हो। वैसे इसमें ब्राह्मण और राजकुमार, ठीक है, ये सब भी थे। राजकुमार को कोई रोक नहीं सकता था, ब्राह्मण को भी नहीं रोकते थे, क्षत्रिय को भी नहीं रोकते थे, शूद्रों को रोक सकते थे। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सभी बड़ों के लिए था, लेकिन शूद्रों के लिए नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े से मिस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैदिक युग में ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? जादूगर शब्द वेदों के दृष्टा या उपदेशक। तो वेदों का दृष्टा होता था ऋषि। ठीक है, सीड्स ऑफ द वेदास। वैदिक युग में ऋषि उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों और
ज्ञान का साक्षात्कार या दर्शन किया है। वे केवल उपदेश या संत नहीं थे, बल्कि उन्हें दैवी प्रेरणा से वेदों के शाश्वत सत्य को देखने वाले माना जाता था। वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, जन्मादि, कश्यप ऋग्वैदिक काल में 7 प्रमुख ऋषि थे। इनको सप्त ऋषि बोला जाता था। आपने देखा होगा ना, कर्मा एक सीरियल आता था बहुत टाइम पीरियड में, संपर्क, जिसमें कर्मा आता था, जिसमें कर्मा को शक्ति सप्तऋषि मिलती थी। ये वही सप्तऋषि हैं, मतलब वो रियल में मूवी नहीं है, लेकिन ये वही सप्तऋषि हैं जो आकाश में आप रात में देखते हो कि 7 एस आकार बनाते हैं। ठीक है, तो में आ रहा है। आप कभी आसमान देखना, अगर आसमान साफ है तो आपको एक ऐसा आकार मिलेगा जो होता है सप्तऋषि का, वो मेरे साथ रहते हैं। वैदिक समाज में किस देवी को प्रमुख माना जाता है? वैदिक समाज में उषा, शक्ति, तो सत्युको, नदितमा, देवीतमा, ये सब माना जाता है। ठीक है, वैसे उषा, पृथ्वी ये भी है। क्लियर? देखो, ऋग्वैदिक काल में कई देवियों को पूजा की जाती थी, हालांकि पुरुष देवताओं इंद्र, अग्नि का प्रभुत्व अधिक था। उषा को प्रभात की देवी और प्रकाश लाने वाली देवी के रूप में जाना जाता था। उन्हें कई सुंदर समझ देते हैं। सरस्वती को देवियों की नदी कहा जाता है, ज्ञान की देवी, पानी की देवी और वैदिकतमा कहा जाता है। पृथ्वी की धरती प्रजनन की देवी और के रूप में जाना जाता था। अक्सर ध्वंस यानी आकाश के साथ ध्वंस पृथ्वी के रूप में वे सभी देवताएं ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में देवियों का स्थान थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाद में पौड़े हिंदू धर्म में देवी दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती का पूजा बहुत महत्वपूर्ण हो गई। वैदिक देवियों को अक्सर प्राकृतिक घटनाओं या अमूर्त अवधारणों का मानवीकरण माना जाता था। वैदिक काल में अन्य सब ग्रंथों की रचना क्यों की गई थी? देखो, वनवासी ऋषियों द्वारा इसकी रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ड को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, तो शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति। ऋग्वेद में राजा को किस वस्त्र से अभिषिक्त किया जाता था? जल, दूध, घृत या शहद? तो बताइए, राजा को किस वस्त्र से अभिषिक्त किया जाता था? तो अब इस पर इनका हटा दो, बताइए। इस पर इनका ऑप्शन होगा जल। वैदिक काल में राजा को जल से अभिषिक्त किया जाता था। अभिषेक समारोह राजा की वैधता और संपूर्णता को समाप्त करता था। बाद में भारतीय राजशाही में एक महत्वपूर्ण स्थान बन गई थी, जिसको क्या बोलेंगे? राजाभिषेक। वैदिक काल में नदी संघर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण वेद में, उपनिषद में। तो नदी संघर्ष का जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में विभिन्न आर्य कबीलों के बीच और आर्यों तथा गैर आर्यों यानी दास या दासियों के बीच कई संघर्षों का उल्लेख मिला है। इसे दशहरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें भरत, ठीक है, भरत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिनका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये तो परुषडी नदी किनारे हुआ था। ठीक है, जो नदी संघर्ष हुआ था किस नदी किनारे था? परुषडी, जिसको आज क्या बोलते हैं? रावी नदी। रावी नदी के तट पर हुआ था। इन संघर्षों में नदियों और जल स्रोतों का नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। अथर्ववेद बात किया है तो अथर्ववेद में बीमारी, जादू, टोना करे, लून अनुष्ठान इत्यादि थे। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की व्याख्या मिलती है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ होते थे। तो ऋग्वेद में एक युद्ध समाज था जहाँ कबीले एक दूसरे से वर्चस्व स्थापित करते थे और पर्जन यानी गविष्ठ को जीतने के लिए भी लड़ाई करते थे। इन संघर्षों के बाद में बड़े क्षत्रिय राज्यों जनपद का उदय हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक युग में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? पूजा, कर्म, कर्तव्य। तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य यानी कि ड्यूटी। उत्तर वैदिक में धर्म शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन मूल रूप से इसका अर्थ कर्तव्य सही है, आचरण सही है। ठीक है, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्राह्मण, देखो, यह व्यक्ति के बड़ क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम लोग 4 हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। आश्रम के बारे में जब देख लो, कई बार आ जाता है। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य पहला। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, जैसे कि बच्चा जब छोटा होता था तो ठीक है, स्कूल ले जाने से पहले जब वो स्कूल जाता था वो उस टाइम पीरियड में ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम उसको बोलते थे जब उसकी शादी हो जाती थी, तब वो गृहस्थ आश्रम। जब शादी हो गया, बच्चे हो गए, जब वो पूरा हो गया, ठीक है, लगभग 40 साल से ऊपर पहुंच गया, तो उसको वानप्रस्थ आश्रम जीने लगा। और जब वो ठीक है, जब वो 50-60 का हो गया, तब वो सन्यास धारण कर लिया। किस वैदिक देवताओं में यज्ञों का रक्षक माना जाता है? तो अग्नि, इंद्र, वरुण या विष्णु। तो बताइए, यज्ञों का रक्षक किसे माना जाता है? जल्दी बताइए इस प्रश्न में। तो अग्नि को यज्ञों का रक्षक माना जाता है।
देखो अग्नि, वैदिक काल में अग्नि को यज्ञों का रक्षक है, देवताओं और मनुष्य के बीच में रिश्ता तथा यज्ञों को अग्नि के देवताओं के रूप में पूजा जाता है। उन्हें हर हवि वाहन हवन की सामग्रियों के देवताओं तक ले जाने वाला कहा जाता है। ये अग्नि के बिना संभव नहीं था। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता माना जाता है। वरुण नैतिक व्यवस्था और जल के देवता थे। विष्णु उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे यज्ञों के प्रत्यक्ष रक्षक नहीं थे। ऋग्वेद में इंद्र के बाद अग्नि को समझ में सबसे अधिक सूत्र है। अग्नि को ग्रह अग्नि, यज्ञ अग्नि और दाह संस्कार के अग्नि के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर वैदिक समाज में स्त्रियों को कौन कौन से अधिकार नहीं थे? जो शिक्षा का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन वाददारी का अधिकार नहीं था, उत्तराधिकारी का भी अधिकार नहीं था। तो सिर्फ एक ही अधिकार था, शिक्षा का अधिकार। उत्तर वैदिक समाज में तो नहीं हटा दो, स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, बाकी सभी नहीं थे। वैदिक काल में गोत्र को क्या कहा जाता था? गोत्र क्या है? विवाह संबंधी नियम। तो गोत्र का क्या महत्व था? विवाह संबंधी नियम के लिए गोत्र का प्रयोग किया जाता है। वैदिक काल में युद्ध हेतु सेनापति को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में युद्ध हेतु सेनापति को क्या कहा जाता था? तो पुरोहित, सम्राट, सेनानी या ग्रामणी? तो ग्रामणी। ठीक है। सेनापति को क्या कहा जाता है? देखो कमांडर। देखो यहाँ पर इंग्लिश में देखो, सम्राट को एम्परर, पुरोहित को भाई पंडित जी, तो जितो हटाई दो। सेनानी को कमांडर बोलेंगे, सेनानी को कमांडर, कमांडर। क्लियर? और ग्रामीण जो होता था सरपंच या मुखिया। तो कमांडर बहुत ज्यादा बड़ा होता था। स्प्रिंग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ये हमारा चैनल, ठीक है, सिविल सर्जन हिंदी के नाम से आप जानोगे तो आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके व्यूज भी हमारी ताकत है। आपको अगर पसंद आएगा तो आप और वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में औषधियों का उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में औषधियों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद? सामवेद में संबंधी है। ठीक है, संगीत से बात होगी, यज्ञ और ऋग्वेद में। ठीक है, औषधियों के बारे में बात की जा रही है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो अथर्ववेद में औषधियों, ठीक है, जादू टोना, अंधविश्वास, बीमारियां, उपचार, औषधियां, ठीक है, ये सभी अथर्ववेद में आपको दिखाई देंगी। जड़ी बूटी ये सभी आपको अथर्ववेद में दिखाई देंगी। ठीक है। तो अथर्ववेद यानी जादू टोने वाला, आप समझ लो। अथर्ववेद जब भी आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? जादू टोना। जादू टोना, जादू टोना क्या होता है? चीजों को ठीक भी कर सकता है, चीजों को खराब भी कर सकता है। तो ये औषधियां हैं। यह कौन से जितने भी है, जैसे बली बली वाला सीन, ये यजुर्वेद में आ जाएगा। और संगीत, जो संगीत का जो जनक है वो सामवेद है। ठीक है, इसे आम लोगों के लिए जीवन से जुड़ा वेद माना जाता है। अच्छा, इसको ऐसे याद रख लो, आ से आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में रूप से देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठानों के बारे में बात की जाए। सामवेद में संगीत और गायन संबंधी है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के प्रारंभिक सिद्धांतों जैसे चिकित्सा पद्धति की झलक भी मिलती है। पतंजलि इसी वेद के साथ है। ठीक है, इसमें सामाजिक जीवन, विवाह और गृहस्थ जीवन से संबंधित मंत्र आपको दिखाई जाएंगे अथर्ववेद में। यानी कि भाई ये आम लोगों का वेद, आम लोगों का वेद अथर्ववेद। क्लियर? उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो सभी इससे दूर हो जाएंगी। उत्तर वैदिक काल में राजा किसकी कृपा पर निर्भर करता था? तो जनता पर, पुरोहित पर, देवता पर या मंत्री पर? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? देवता पर डिपेंडेंट था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और उसे अपनी शक्ति के लिए दैवीय समर्थन की आवश्यकता महसूस होने लगी। बड़े बड़े यज्ञों, राजसूय अश्वमेध के माध्यम से राजा अपनी स्थितियों को देवताओं की कृपा से जोड़ता था। पुरोहित इन यज्ञों के माध्यम से राजा को देवताओं से जोड़ता था। इस प्रकार राजा अपनी संपत्ति, अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए देवताओं के कृपा पर निर्भर रहता था। पुरोहित राजा के महत्वपूर्ण सहायक एवं धार्मिक सलाहकार थे, जो देवताओं से राजा का संबंध स्थापित करते थे। लेकिन राजा सीधे तौर पर पुरोहित की नहीं, बल्कि उनके माध्यम से देवताओं के पास निर्भर रहता था। जनता और मंत्री की बात की जाए तो जनता या मंत्री पर उनकी उतनी निर्भरता नहीं थी जितनी दैवीय समर्थन था, क्योंकि वंशानुगत राजतंत्र स्थापित हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर वैदिक समाज में किस वर्ण को सेवा कार्य सौंपा गया था? तो शूद्र ही सेवा कार्य करेंगे, ये बात कही गई थी। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन शूद्र सबकी करेंगे, तीनों वर्णों की। ऋग्वेद में कौन सा
कर लिया जाता था, टैक्स बात किया जाता है। भूमिकर, पशुकर, उपहार स्वरूप कर या जलकर, तो बताइए ऋग्वेद युग में कौन सा टैक्स लिया जाता? जल्दी से इसमें करेक्ट आंसर बताइए, टैक्स कौन सा लिया जाता? ठीक है, उपहार स्वरूप कर। ठीक है, तो उपहार स्वरूप कर टैक्स लिया जाता था। ऋग्वेद काल में राजा द्वारा कोई नियमित या अनिवार्य कर प्रणाली नहीं थी, लोग अपनी स्वेच्छा से राजा को बलि नामक उपहार देते थे। ठीक है, ये जो उपहार था बलि नामक कर था, ठीक है, जो दे देते, ये सर काटने वाला नहीं था, ये अपनी कोई भी पर्सन था, कोई भी अच्छी रिच पर्सन था, उसने अपनी इच्छा से पुरोहित को जो देना हुआ दिया वही था। रुपया भेंट देते थे, यह अनिवार्य कर नहीं था बल्कि स्वैच्छिक योगदान था। भूमि कर, पशु कर और जलकर के बारे में बात की जाए तो ये नियमित कर प्रणाली भाग थे जो उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल में विकसित हुए, जब कृषि आधारित स्थिर अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत हो गई। ऋग्वेदिक समाज मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था और गोमंतु थे। ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। उत्तर वैदिक काल में राजस्व अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक थे? तो धार्मिक शक्ति का, राज्य की एकता का, साम्राज्य की सत्ता का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साम्राज्य की सत्ता का प्रतीक थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई समाज में सप्त सिंधु किस शब्द किसके युक्त होता था? 7 गांवों की 7 नदियों के लिए, तो ये 7 नदियों के लिए थे सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु क्षेत्र पंजाब, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में समृद्ध है। यह ऋग्वेदिक सभ्यता का भौगोलिक केंद्र था। आगे बढ़ते, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ किस उद्देश्य से रचे गए थे? युद्ध नीति से, यज्ञ की विधि से, शिक्षा प्रणाली से, राजधर्म से। तो यज्ञ की विधि से ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए थे। उत्तर वैदिक काल में उपनिषद किसका वर्णन करते थे? यज्ञ प्रणाली का, आत्मा और ब्रह्म का, धर्म और अधर्म का, 4 वर्ग का। तो ये किसका करते थे? ये आत्मा और ब्रह्म का वर्णन करते थे। आत्मा और ब्रह्म का। उपनिषद का किसका वर्णन करते हैं? आत्मा और ब्रह्म का। तो उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरणों में रचे हुए उपनिषद जिनका अर्थ गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करना ज्ञान था। ठीक है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, प्राप्त किया गया ज्ञान के लिए उपनिषद कहलाता था। ये आत्मा यानी व्यक्तित्व और ब्रह्म परम वास्तविकता की अवधारणा है। मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करते थे। यज्ञ और कर्मकांडों के सिद्धांतों पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि पर जोर देते थे। यह प्रणाली का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में था। धर्म और अधर्म का वर्णन धर्म सूत्र में मिलता है। 4 वर्ग थे। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। ठीक है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को। ठीक है, वेदों का अंत है, वेदों का सार। ये भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्होंने बाद में हिंदू दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। ऋग्वेद काल में विवाह की कौन सी पद्धति प्रमुख थी? गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह। तो बताइए इनमें जो ब्रह्म विवाह था, ठीक है, सबकी सहमति से माता पिता द्वारा अपने पुत्र के योग पर चयन करना, खुद पिता द्वारा चयन करना, ये वो ब्रह्म विवाह था। ठीक है, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है। ठीक है, राक्षस विवाह लड़की को बलपूर्वक हरण कर लेना, और असुर विवाह कन्या के पिता को मूल्य देकर विवाह है वही है कि खरीदना। देखो ब्रह्म विवाह, जो ब्रह्म विवाह था, पिता द्वारा पुत्री के लिए योग्य पर चयन। ठीक है, ये था ब्रह्म विवाह। गंधर्व विवाह था प्रेम प्रसंग वाला, लव मैरिज बोल लो, लव मैरिज। ठीक है, और ब्रह्म विवाह अरेंज मैरिज। राक्षस विवाह उठा ले गए, उठाऊ मैरिज, उठाऊ। असुर विवाह, ठीक है, असुर विवाह क्या होता था? लड़की को ही खरीद लिया, लड़की को खरीद लिया, किससे? पिता से। ठीक है, तो हमारे आज के जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। आज के नहीं, अभी के ये 100 क्वेश्चन है। मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको फिर से 100 क्वेश्चन और या उससे ज़्यादा में क्वेश्चन करवा सकते हैं। वो माइंड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 1-1.5 घंटे क्लास हो गई है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है आपको इस समय मजा आया होगा।